हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ओके, वो हमने उसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी देखी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर। तो उस कंडक्टर के अंदर हमें चार्ज को स्टोर करना था, इसलिए हम उस कंडक्टर का बिहेवियर देख रहे थे। तो कौन से ऐसे डिवाइस के अंदर चार्ज को स्टोर किया जा सकता है, एनर्जी को स्टोर किया जा सकता है, तो वो डिवाइस का नेम है कैपेसिटर। ओके, आप लोगों ने सभी मतलब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर देखा ही होगा कि कैपेसिटर जो है वो सिलिंड्रिकल शेप का आता है नॉर्मली। ओके, उसके डिफरेंट टाइप होते हैं, स्फेरिकल भी होता है, सिरामिक कैपेसिटर भी होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी होते हैं। ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है जो नॉर्मली फैन के अंदर आप लोग देखते हो, इलेक्ट्रिकल मोटर के अंदर भी ये होता है, और कंप्यूटर लैपटॉप के मदरबोर्ड के अंदर छोटे छोटे ऐसे कैपेसिटर लगाए जाते हैं। तो इस कैपेसिटर का वर्क क्या है? तो कैपेसिटर चार्ज को, इलेक्ट्रिकल चार्ज को और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। ओके, मतलब एक डिवाइस है जिसके अंदर हम एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करते हैं। ओके, और कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटेंस मतलब ये कैपेसिटर की एबिलिटी ही, या तो कैपेसिटर का स्ट्रेंथ है चार्ज स्टोर करने की। ओके, कैपेसिटर की जो चार्ज स्टोर करने की जो स्ट्रेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर और कैपेसिटेंस के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव सेक्शन की बात करें तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं जेई, नीट, गुडसेट में, और बोर्ड के अंदर भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, और इसके अंदर हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव के अंदर भी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। ओके, तो कैपेसिटर इन्वेंट हुआ, उसकी कुछ स्टोरी देख लेते कि इसका इन्वेंट कैसे हुआ होगा। ओके, हमारे सामने इंट्रोड्यूस में कब आया होगा? तो कि 1815 सेंचुरी में बात करें, 1850 की बात करें तो 1850 के अंदर सभी डिस्कशन कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने फ्रिक्शन वाली प्रोसेस देखी थी बॉडी को चार्जिंग करने के लिए। तो उसमें सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड को रबिंग करवाते थे, तो ग्लास रोड अपना नेगेटिवली चार्ज होता था, वो हमें पता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कशन किया। तो उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने ये देखा कि ग्लास रोड के ऊपर ज़्यादा देर तक चार्ज स्टे नहीं कर पाता है। तो ज़्यादा देर तक लॉन्ग टाइम तक चार्ज को स्टे करवाना हो कोई चार्ज रोड के ऊपर, ग्लास रोड के ऊपर, या तो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर, या तो कोई डिवाइस के अंदर हमें चार्ज को स्टोर करना हो तो कैसे करवाए? तो उसके पीछे साइंटिस्ट लोग वर्क कर रहे थे। तो हॉलैंड नेम की एक कंट्री जहाँ पे 1850 में एक यूनिवर्सिटी है जिनके अंदर प्रोफेसर लोग इसके ऊपर स्टडी करने लगे। तो उन्होंने इनिशियल में प्रोसेस कुछ ऐसा किया था, एक ग्लास बीकर लिया और ग्लास बीकर के अंदर H2O भर दिया। ओके, ग्लास बीकर लिया, उसके अंदर H2O भर दिया, फिर उसके अंदर एक स्पून रखा गया, और ये स्पून कैसा रखा था? मेटालिक स्पून रखा था। और ये पूरा जो अरेंजमेंट है उसको रखा था किस पे? तो इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर। अभी क्या किया तो कि ये स्पून को चार्ज करते गए, ये जो मेटालिक स्पून था उसको बैटरी से या तो कोई दूसरी प्रोसेस इसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करते गए, मतलब चार्ज उसमें रखते गए। लेकिन इसमें कुछ इतनी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट दिखी नहीं, मतलब जो हमें चार्ज स्टोर करने की जो इफेक्ट चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। तो साइंटिस्ट लोग काफ़ी सारा इसके अंदर वर्क किए, लेकिन कुछ ऐसा उनको रिजल्ट नहीं मिला। तो लास्ट में बोर होकर उन लोगों ने क्या किया तो कि ग्लास बीकर को हाथ में उठाया ऐसे, और जो स्पून था उसको टच किया। ओके, ये डिस्चार्ज का ऊपर से ये कट करके, मतलब बैटरी रिमूव करके। तो उनको जैसे ही स्पून को टच किया, उनको एक इंस्टेंटेनियस एनर्जी का महसूस हुआ कि उनके अंदर कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ऐसा उनको पता चला। मतलब में एकदम से झटका जैसा लगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, ऐसा इंस्टेंटेनियस एनर्जी मिल रहा है। तो उनको यहाँ से एक आइडिया आ गया, एक स्पार्क मिला उनको, कैपेसिटर बनाने का एक वे मिला। ओके, यहाँ से उनको एक आइडिया मिला कि हम कोई ऐसे डिवाइस बनाए कि जिसके अंदर हम एनर्जी को स्टोर करें और इंस्टेंटेनियस जहाँ पे हमें नीड हो वहाँ पे इस एनर्जी का हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से 19th सेंचुरी के अंदर पूरा ये इन्वेंट हुआ कैपेसिटर। और सबसे ज़्यादा मतलब यूज़फुल होने वाला जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है कैपेसिटर है। ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होगी जिसके अंदर कैपेसिटर वर्क ना करे। ओके, मतलब कैपेसिटर का वर्क क्या है वो समझते हैं हम। तो कैपेसिटर का वर्क है एनर्जी को स्टोर करना इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। ऐसे ही सिमिलर एनर्जी को स्टोर करने वाला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है इंडक्टर। ओके, जो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म के अंदर, EMI के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो ये कैपेसिटर है वो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड के फॉर्म में। ओके,
तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, तो उस एनर्जी का वर्क कहाँ पे करेंगे हम, उसको यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो जब भी हमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के अंदर फॉर एग्जांपल फैन की बात करें तो फैन में हमें इनिशियल टॉर्क चाहिए होता है, या तो हमारे इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं उसमें हमें इनिशियल टॉर्क चाहिए होता है। तो इनिशियल लार्ज अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, ये कैपेसिटर प्रोवाइड करते हैं। ये जो मेरे पास कैपेसिटर है वो सिलिंड्रिकल कैपेसिटर है और फैन के अंदर लगते हैं वो वाला कैपेसिटर है। ओके, इसको कंडेंसर भी बोला जाता है। ओके, तो इनिशियल हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। हमारे मोबाइल से लेके कंप्यूटर, लैपटॉप, घर के फ़ैन, इलेक्ट्रिकल मोटर, हमारे व्हीकल में जो सेल लगता है उसमें भी क्या हम यूज़ करते हैं, कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। वो इनिशियल आपको क्या देगा, एनर्जी देगा। ओके, इंस्टेंटेनियस एनर्जी देगा। उस एनर्जी का यूज़ करके हम फैन को रोटेट करा सकते हैं। ओके, क्लियर है। तो आप बोल सकते हो कि कैपेसिटर क्या है, एनर्जी के बकेट्स है। ओके, बाल्टी ऑफ एनर्जी भी बोल सकते हो आप। ओके, तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल कुछ ऐसा है कि होली के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि लार्ज अमाउंट में आपको वाटर की नीड रहती है। ओके, तो वाटर की नीड रहती है तो आप क्या करोगे, बड़ा सा नल लगा दोगे। ज़्यादा अमाउंट में आपको क्या चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट है। ओके, होली खेलने के लिए आपको क्या चाहिए, ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए, तो आप क्या बड़ा सा नल लगाओगे कि ये करोगे, पहले आप छोटे छोटे बकेट के अंदर या तो बाल्टीज के अंदर वाटर भर के रखोगे। ओके, तो ऑप्शन 2 आप चूज़ करोगे कि छोटे छोटे बकेट्स के अंदर आप क्या करोगे, पानी को भर के रखोगे, वाटर को भर के रखोगे। इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंटेनियस इसका यूज़ कर सकते हो। ओके, ये पानी का आप एक साथ में यूज़ कर सकते हो। ये नल वाले केस में क्या होगा, बड़ा सा नल लगाओगे, पानी आने में टाइम लगेगा, तो आप इंस्टेंटेनियस वर्क में यूज़ नहीं कर सकते। तो सिमिलर ऐसे ही आपको जब एनर्जी इंस्टेंटेनियस चाहिए होता है तब आप कैपेसिटर का यूज़ करते हो। ओके, ये नल जो है वो किस तरह है, तो क्या बैटरी की तरह। बैटरी भी एनर्जी को स्टोर करता है, लेकिन उसमें जो फ्लो होता है वो स्टेडीली होता है और स्लोली होता है। हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए और लार्ज अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो वो कौन देगा आपको, कैपेसिटर देगा। ओके, वो जल्दी से डिस्चार्ज भी होगा, जल्दी से चार्ज भी हो जाएगा। ओके, बैटरी के केस में ऐसा नहीं है। ओके, तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट, क्लियर है कैपेसिटर क्या है, समझ में आया। कैपेसिटर एक डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज और या तो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। और कैपेसिटेंस क्या है, तो एक फिनोमिनन है, एक एबिलिटी है। कैपेसिटर की चार्ज स्टोर करने की जो स्ट्रेंथ है, एबिलिटी है, उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस। अभी चलो कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, कैपेसिटर का फंक्शन क्या है वो समझते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कैपेसिटर बनाने के लिए हम एक कंडक्टर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक मेटालिक कंडक्टर है, कोई कंडक्टर ले रहा हूँ, कंडक्टर। और कंडक्टर कैसे होते हैं, नॉर्मली मेटालिक होते हैं। ओके, तो मैं एक मेटालिक कंडक्टर ले रहा हूँ ऐसे, जो मेरा स्पीयर है। ओके, एक स्पीयर ले रहा हूँ जो कैसा है, मेटालिक है। अभी इसके ऊपर मैं इनिशियल कोई प्रोसेस से चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए इसे। ओके, पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी हमें पता है कि जो सॉलिड स्पीयर हो, मेटालिक स्पीयर हो, तो उसके अंदर चार्ज ओनली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। ओके, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो गए, तो रिप्रेजेंट करोगे तो सरफेस पे दिखाओगे आप। ओके, कोई भी कंडक्टर स्पीयर होगा तो उसके ऊपर चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओनली सरफेस पे। ओके, इनसाइड में चार्ज स्टे नहीं करता, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया है। ओके, अभी हमें और ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हमें पता है कि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है इसके ऊपर, स्फीयर के ऊपर, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इस स्फीयर के ऊपर ये चार्ज अपना क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और वो इलेक्ट्रिकल फील्ड कितने रीजन तक होगा, तो कि हम बोल सकते हैं जितने रीजन तक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा टेस्ट चार्ज, मतलब अपने सराउंडिंग में एक फील्ड डेवलप करेगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड। अभी मुझे नेक्स्ट चार्ज को लेके आना हो यहाँ पे, और चार्ज को उस पर डिस्ट्रीब्यूट करना हो, और चार्ज को इस पर रखना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फील्ड के अगेंस्ट में ये फील्ड इसके ऊपर क्या लगाएगा, इस चार्ज के ऊपर, तो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, इस चार्ज को ये स्फीयर पे रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा।
अभी एफ एक्सटर्नल लगा के हम स्पीयर पे लेके आएंगे अगेंस्ट द फील्ड, हम क्या करेंगे उसके ऊपर वर्क करेंगे, तो वो वर्क किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो हर एक चार्ज इसके ऊपर मैं लेके आऊँगा डी क्यू जैसा, तो सभी जो चार्ज है वो अपने साथ क्या लेके आएंगे, एनर्जी को लेके आएंगे। तो ये स्पीयर के ऊपर क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया, एक तरह का कैपेसिटर हो गया। ओके, इनफाइनाइट से मैं कोई चार्ज को स्पीयर के ऊपर लेके आ रहा हूँ और वो चार्ज इसमें स्टोर कर रहा हूँ। तो इनफाइनाइट से जब मैं चार्ज को लेके और अगेंस्ट द फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो वर्क किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मतलब ये स्पीयर के ऊपर एनर्जी क्या हो जाएगी, डेवलप होगी और एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ओके, तो ये सिंगल स्पीयर का कैपेसिटर हमारा बन रहा है। और ये भी देख सकते हो कि चार्ज आप इंक्रीज कर रहे हो तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इंक्रीज होगा, E = kQ/r² के फॉर्म में। ओके, आप Q इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला V = kQ/r के फॉर्म में। Q इंक्रीज हो रहा है तो V भी इंक्रीज होगा। ओके, क्लियर है। जैसे जैसे आप चार्ज को इंक्रीज कर रहे हो सामने पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। ओके, लेकिन एक लिमिट तक, बाद में Q/V का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ओके, क्योंकि वो लिमिट आ जाएगी, इसके बाद में आप कितना भी चार्ज दो वो चार्ज इस पर रहेगा नहीं, वो लीक होते जाएगा। ओके स्टूडेंट, मतलब में एक लिमिट तक आप चार्ज को इंक्रीज करो, सामने पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, लेकिन एक लिमिट के बाद वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आप नल चालू कर रहे हो, नीचे बकेट है, बकेट की जितनी कैपेसिटी उतना ही वाटर इसमें फिलअप होगा, बाद में वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो होना चालू हो जाएगा। सिमिलर कंडक्टर के केस में भी ऐसा ही होगा, चार्ज आप डाल रहे हो, फिर वो क्या हो जाएगा, इसके लिमिट के बाहर चला जाएगा तो वो लीक होते जाएगा चार्ज। ओके, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये Q/V का रेशियो कांस्टेंट है वो समझते, तो उसको समझने के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कि आपके पास दो बकेट है, एक बड़ा वाला है, एक छोटा वाला। अभी मैं इसमें कुछ लिक्विड फिलअप कर रहा हूँ, इसमें मैंने कुछ लिक्विड फिलअप किया, इसमें भी मैंने कुछ लिक्विड फिलअप किया। अभी मैंने ऑब्जर्वेशन किया, मैंने लिक्विड फिलअप किया तो इसमें हाइट राइज हुआ 1 सेंटीमीटर और इसमें भी हाइट का जो इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर। तो इसमें 1 सेंटीमीटर राइज करने के लिए मुझे रिक्वायरमेंट जो लिक्विड है वो 2 लीटर लगा, और यहाँ पे मुझे 1 सेंटीमीटर जो हाइट राइज करने के लिए जो रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ लिक्विड है वो कितना था, तो कि 4 लीटर था। ओके, तो फर्दर मैं यहाँ पे वापस 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करने के लिए मैं वापस कितना डालूंगा, 4 लीटर लिक्विड डालूंगा। इसमें भी वापस 1 सेंटीमीटर इंक्रीज करने के लिए 2 लीटर डालूंगा। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1 सेंटीमीटर, फर्स्ट केस में 1 सेंटीमीटर हाइट को इंक्रीज करने के लिए मुझे अमाउंट ऑफ लिक्विड जो चाहिए वो कितना है, 2 लीटर। तो वो तो इसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इतना कॉन्स्टेंट ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे मुझे सेकंड केस में 1 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करने के लिए अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना नीड रहेगा, 4 लीटर। ओके, तो ये रेशियो क्या शो कर रहा है, तो इस बकेट की कैपेसिटी शो कर रहा है कि एक सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ लिक्विड की रिक्वायरमेंट है वो 4 लीटर है इसमें, और ये वाले केस में 2 लीटर है। सिमिलर मैं स्पीयर के केस में कंसिडर करूँ कि ये मेरे पास स्पीयर है, उसमें मुझे 1 वोल्ट, इस स्पीयर का 1 वोल्ट पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज चाहिए वो चार्ज का रेशियो को क्या बोलूँगा, इस कंडक्टर का कैपेसिटी बोलूँगा। ओके, जिसको मैं डिनोट करूँगा C से। मतलब मैं 1 वोल्ट पोटेंशियल राइज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ चार्ज है कोई भी कंडक्टर का, उसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस या तो कैपेसिटी ऑफ दिस कंडक्टर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है यहाँ पे। और अदर वे में आपको बताना हो तो भी बता सकते हो कि हमें पता है कि हम चार्ज को इंक्रीज कर रहे हैं, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी, मतलब जैसे चार्ज बढ़ा रहे सामने पोटेंशियल भी बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओ तो आपको वो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद हम क्या करते हैं, कांस्टेंट डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट डाला C, तो Q = CB हुआ, तो C = आप लिख सकते हो Q/V। ओके स्टूडेंट, तो ये C क्या इंडिकेट कर रहा है, C इंडिकेट कर रहा है चार्ज बाय वोल्टेज। C क्या है, तो क्या कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी टू होल्ड द चार्ज। ओके स्टूडेंट, अभी मुझे स्पीयर का कैपेसिटेंस निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ। स्पीयर के केस में वोल्टेज क्या होता है, V = kQ/R, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा Q/kQ/R। तो सिंप्लीफाई करूँ, ये Q कैंसिल आउट, तो C = R/K,
और के की वैल्यू हमें पता है, के इक्वल्स टू क्या लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो सी इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ओके, ये कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक स्फीयर आया। ओके, तो मेटेलिक स्फीयर का जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो कि यहाँ पे इक्वेशन से बोल सकते हो आर पे डिपेंडेंट है। तो मतलब में जितना ज़्यादा रेडियस होगा उतनी उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। और कैपेसिटेंस वो इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल है, वो ओनली डिपेंडेंट है डायमेंशन के ऊपर। ओके, कोई भी कंडक्टर है उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा उसके अंदर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी। ये कुछ ओम्स लॉ जैसा दिख नहीं रहा है। ओम्स लॉ में आपने देखा होगा V = IR, तो R = V/I। तो ये जो रजिस्टेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट था, वो डिपेंडेंट था R = ρL/A, मतलब में L और A के ऊपर। तो आप बोल सकते हो कि रजिस्टेंस डिपेंडेंट ओनली डायमेंशन, ओके, डायमेंशन ऑफ द कंडक्टर, और वो इंडिपेंडेंट था वोल्टेज और करंट। सिमिलर कैपेसिटेंस भी इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज, ओनली डिपेंडेंट ऑन किस पे, तो क्या डायमेंशन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। ओके स्टूडेंट, अभी देखो यहाँ पे रेडियस हमें अर्थ का पता चल जाए तो अर्थ का हमें कैपेसिटी पता चल जाएगी। हम बोलते रहते हैं ना कि अर्थ इनफाइनाइट कैपेसिटी ऑफ चार्ज है, तो यहाँ से आपको अर्थ का रेडियस पता हो तो आप अर्थ की कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। तो चलो निकालते हैं। अर्थ का रेडियस आपको पता है RE = 6400 किलोमीटर। ओके, तो RE = लिख सकते हैं 6400 × 10⁻³ मीटर। ओके, कैपेसिटेंस निकालना तो फॉर्मूला C = ये वाला फॉर्मूला यूज़ करें तो 6400 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई के की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁹। सिंप्लीफाई करो तो कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ वो मिलेगा आपको 711 माइक्रोफेराडे। ओके, कैपेसिटेंस का यूनिट है फेराडे, वो हम बात करेंगे अभी। तो ये कैपेसिटेंस किसका आया, अर्थ का आया। ओके, आप ऐसे डिफरेंट न्यूमेरिकल्स के अंदर कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो जितना यहाँ पे आप समझे हो उसको नोट करो। नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलो हम कैपेसिटर बना दें। आपके पास एक मेटालिक कंडक्टर है ऐसे, जिस पे इनिशियल आपने कुछ चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो आप, +Q जितना, या आप प्लस चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो। अभी क्या करना चाहते हो, और चार्ज को इसके ऊपर स्टोर करना चाहते हो, और पॉजिटिव चार्ज को स्टोर करना चाहते हो। तो हमारी विश होती है कि हम और ज़्यादा चार्ज को स्टोर करें, चार्ज की स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ाए, मतलब में इस कंडक्टर का हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है। ओके, तो कैपेसिटेंस कैसे बढ़ाए वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरा न्यूट्रल कंडक्टर रख दिया। अभी न्यूट्रल कंडक्टर है तो ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल का मतलब इसमें कोई चार्ज ही नहीं है। ओके, इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, और सामने पॉजिटिव चार्ज है मतलब में पॉजिटिव आयन है वो ओपन हो जाएंगे। ओके, तो होगा क्या यहाँ पे, तो कि जैसे ही न्यूट्रल चार्ज को रखे तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई और पोटेंशियल जो था सिस्टम का वो डिक्रीज हो गया। ऐसा कैसे है, तो चलो हम एक एग्जांपल से लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज के इस सरफेस पे पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ, पहले था V जितना, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज की वजह से और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो रिजल्टेंट पोटेंशियल था वो कुछ चेंज हो जाएगा। तो चलो इसको समझते हैं। ये तो स्फीयर के फॉर्म में, हम उसको प्लेट के फॉर्म में समझते हैं। चलो, तो ये मान लो कि इनिशियल ये है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर वाली की बात करते हैं हम, उसको प्लेट के फॉर्म में दिखाते हैं और इसका पोटेंशियल भी ले लेते हैं इनिशियल में। ओके, यहाँ पे कोई हम न्यूट्रल कंडक्टर लेके आ रही है, इसको मैं प्लेट के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से, अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होंगे, सामने वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होंगे ऐसे। तो देखो पहले पोटेंशियल भी जितना था, अभी ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे भी पोटेंशियल इफेक्ट करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी यहाँ पे पोटेंशियल इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल का जो नेट पोटेंशियल है वो कुछ चेंज होगा। तो चलो न्यूमेरिकल वैल्यू से चेक कर लेते हैं। मान लो कि पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो V था पोटेंशियल वो कितना था, तो कि 50 वोल्ट था, इनिशियल की बात कर रहे हैं। ओके, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिला वो -40 वोल्ट मिल रहा है। ये नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिल रहा है यहाँ पे वो -40 जितना मिल रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से मान लो कि 20 मिल रहा है। ओके,
प्लस 20 वोल्ट मिला, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव। तो इसका पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल क्या कर देते हो कि V डैश इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे लिखते हैं। ओके, स्केलर फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एडिशन दिखाऊँ तो क्या होगा, तो क्या प्लस 30 वोल्ट आएगा। इनिशियल कितना था, 50 वोल्ट था, इनिशियल 50 वोल्ट था, उसमें से फाइनल V डैश कितना मिला, 30 वोल्ट मिला कोई न्यूट्रल बॉडी को लाने से। तो मतलब में पोटेंशियल डिक्रीज हुआ। तो हमें पता है कि कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू Q बाई V, पोटेंशियल डिक्रीज। तो कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि यहाँ पे न्यूट्रल बॉडी लाने से, न्यूट्रल कंडक्टर लाने से पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी पोटेंशियल में डिक्रीमेंट हो रहा है और कैपेसिटेंस में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो क्या हम ये नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉसिबल है, तो ये पूरा स्पेरियम नेगेटिव ले ले तो और ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज का हमें नीड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो न्यूट्रलाइज करने का तरीका आपको पता है, इसके साथ ग्राउंड कर दो तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर आके इसको क्या कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। मतलब मैं इसके साथ ग्राउंडिंग कर दो ऐसे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएंगे। मतलब मैं एक स्फीयर अपना पॉजिटिवली चार्ज ऐसे और दूसरा स्फीयर अपना नेगेटिवली चार्ज ऐसे। ओके, तो ये एक सिस्टम हुआ। वो सिस्टम के वजह से आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ओके, तो ये सिस्टम को बोलते हैं कैपेसिटर, जिसमें दो स्फीयर लेते हैं अपोजिट चार्ज वाले। ओके, एक पॉजिटिव होता है तो एक नेगेटिव होता है। अब इसके ऊपर हम और ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है। ओके, तो ये आइडिया आपको पता चला होगा कि कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज होता है, पोटेंशियल को डिक्रीज करवा के। तो कैपेसिटर का जो यूनिट की बात करें तो कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है वो देखते हैं। तो कैपेसिटर का फॉर्मूला है C इक्वल्स टू Q बाई V। तो Q का क्या होता है, कूलम, और V का क्या होता है, वोल्ट, ऐसे लिखते हैं। अभी वोल्ट को और सिंप्लीफाई करें तो कूलम को लिखते हैं एम्पियर सेकंड और वोल्ट को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, वोल्ट को क्या लिखते हैं, तो कि जूल पर कूलम। तो सिंप्लीफाई करो तो एम्पियर सेकंड का होल स्क्वायर और जूल का क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो ए स्क्वायर एस की पावर 4 डिनोमीटर में केजी मीटर स्क्वायर। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा आपका m-1 l-2 t प्लस 4 और a प्लस 2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपेसिटेंस का। ओके, अभी आपको दूसरा एक यूनिट पता होना चाहिए, वो है फेराडे। ओके, फेराडे की मेमोराइज में हम कैपेसिटेंस का यूनिट लेते हैं फेराडे। ओके, और डे टू डे लाइफ में फेराडे यूनिट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ का डायमेंशन कितना बड़ा है, फिर भी उसका कैपेसिटेंस कितना है, 711 माइक्रोफेराडे। ओके, अर्थ का कैपेसिटेंस। तो डे टू डे लाइफ में ये फेराडे बड़ा यूनिट है। तो हम जो डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाले जो यूनिट है कैपेसिटेंस के, वो कौन से है, तो कि हम डील करेंगे 1 माइक्रोफेराडे से, फिर नैनो फेराडे, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9 फेराडे, और पिको फेराडे 10⁻⁻12 फेराडे। तो ऐसे कुछ हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करने वाले हैं कैपेसिटेंस के यूनिट। और सर्किट सिंबल क्या होता है, ओके, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है तो इसका सर्किट सिंबल होना चाहिए। तो दो पैरेलल प्लेट से हम कैपेसिटर को दिखा दें। ओके, तो एक ऐसा भी सिंबल होता है, ये वाला। तो ये सिंबल का मतलब क्या होता है और ये सिंबल का मतलब क्या होता है, तो ये फिक्स कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स है, और ये वेरिएबल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस की वैल्यू वेरी होती है। ओके, तो ये दो तरह के सर्किट सिंबल हम यूज़ करेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आपको पता चला। ओके, कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, हमने आज पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन ही किया। अभी देखो कि एक थोड़ा और डिटेल्स जान लेते हैं। एक और डिटेल्स है जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की बात करते हैं हम। अभी डाइलेक्ट्रिक किसको बोलते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं उसको हम डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, जिसमें करंट पास ना हो, इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है आर रेडियस वाला। ओके, ये मेरे पास कोई एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव चार्ज, इससे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ओके,
अभी मैं और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते जाओ तो उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू KQ/R² के फॉर्म में और इंक्रीज हो जाएगी। Q इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इंक्रीज होगी। ओके, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंक्रीज होगी और पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला V इक्वल्स टू KQ/R, मतलब Q इंक्रीज हो रहा है तो सामने पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। ओके, लेकिन एक लिमिट तक वो इंक्रीज होगा, बाद में वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ओके, बाद में क्या होगा तो कि यहाँ से चार्ज लीकेज करेंगे। मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद करो कि मान लो कि नल के नीचे आप एक बाल्टी भरने के लिए रख रहे हो, तो बाल्टी की जितनी कैपेसिटी, मान लो कि 4 लीटर की कैपेसिटी है, तो ये 4 लीटर तक ये पानी भरेगा, फिर वो पानी क्या हो जाएगा, ये वाटर क्या हो जाएगा, लीकेज होना चालू करेगा, ओवरफ्लो होना चालू हो जाएगा। तो सिमिलर वैसे ही जितनी कैपेसिटी कंडक्टर की उतना चार्ज इस पर हम स्टोर कर सकते हैं, बाद में क्या होगा, वो चार्ज लीकेज होगा। तो कैसे वो समझते हैं, तो देखो कि सराउंडिंग में ये स्पीयर, कंडक्टिंग स्पीयर के सराउंडिंग में एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये मान लो कि एयर के मॉलिक्यूल्स है। अभी एयर के मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल डाइपोल होंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा, ज़्यादा फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो ये मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल डाइपोल है, तो डाइपोल मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज ऐसे, क्योंकि एयर के अंदर हमें पता है मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स, एयर के मॉलिक्यूल्स, तो उसके अंदर भी डाइपोल होंगे। तो ये डाइपोल इंटरनली फोर्स से, मतलब में यहाँ पे अट्रैक्ट हुए इसके अंदर इंटरनली फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे फील्ड बढ़ेगा। फील्ड बढ़ेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज और इस नेगेटिव चार्ज के अंदर जो फोर्स लगने वाला है, जो कंडक्टर है ये डाइपोल के ऊपर फोर्स लगाएगा, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। मतलब में F एक्सटर्नल वो ग्रेटर देन F इंटरनल हो जाएगा। तो उस केस में ये नेगेटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट होने चालू हो जाएंगे। ओके, इसके ऊपर आ जाएंगे स्फीयर के ऊपर। तो स्फीयर के ऊपर आके क्या करेंगे, तो स्फीयर के ऊपर आके ये पॉजिटिव चार्ज से वो न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे। ओके, ऐसे न्यूट्रलाइजेशन कर देंगे इसके साथ। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ओनली पॉजिटिव चार्ज। जो पहले नेट चार्ज 0 हुआ था वो क्या हो जाएगा, अभी पॉजिटिव चार्ज। मतलब में पहले एयर क्या थी, डाइलेक्ट्रिक थी, जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, वो अभी कैसे हो गई, पॉजिटिवली चार्ज होगी। पहले क्या था, नेट चार्ज 0 था, अभी क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। तो जितना भी हम चार्ज दे रहे हो, चार्ज कहाँ जा रहा है, एयर में जा रहा है, मतलब में लीकेज हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया, एयर की एक प्रॉपर्टी कि वो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करती है, कभी भी एयर में चार्ज पास नहीं होता, करंट पास नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो गया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की ब्रेक डाउन हो गई। ओके, मतलब में जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ थी वो ब्रेक हो गई, तो उसको बोलते हैं हम डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। और यहाँ पे से भी जो चार्ज लीकेज हो रहा है तो उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। ओके, जो स्फीयर के ऊपर से चार्ज का लीकेज हो रहा है उसको बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। और एयर का जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी थी वो ब्रेक हो गई, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और जो अपने पास एयर है वो कितने लिमिट तक डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो कर सकती है, तो जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो, तो कि 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो, इतनी उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। मतलब इतनी फील्ड तक वो मैक्सिमम क्या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो दिखाएगा, मतलब इतने वोल्ट तक वो डाइलेक्ट्रिक तक रहेगा। उससे थोड़ा भी ज़्यादा हम फील्ड देंगे मतलब इसके ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैपेसिटेंस से रिलेटेड। ओके, आप अच्छे से समझ लो, कॉन्सेप्ट बेस ही है। ओके, मैंने थियरी लिखवा ही नहीं है, आप अपने आप से थियरी बना लेना, लिख लेना। ओके, इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन उसको मैंने डिटेल्स में देने की ट्राई किया है, आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड किए होंगे। थैंक यू।